हेलो गाइस, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलो फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो बेसिकली ना मैं 3 लेक्चर का सीरीज पढ़ाने जा रहा हूँ। मतलब डिस्कस करूंगा उसमें सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ और स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ को लिंक करके पढ़ाऊंगा और बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी अच्छे से आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट बचा होगा कहीं से भी आपने पढ़ा होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा, कोई इशू की बात नहीं है। तो देखो, अगर हम सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ की बात करें तो उसमें हमें कुल मिलाकर के 7 सोर्सेज पढ़ने हैं। 4 सोर्सेज है एंसेंट सोर्सेज, 3 सोर्सेज है आपके मॉडर्न सोर्सेज। अगर मैं बात करूं एंसेंट सोर्सेज की तो सबसे पहले श्रुतिज, जिसमें वेदास बेसिकली। ऐसे ही स्मृतिज की बात करूं तो उसमें मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति वगैरह है, उनको डिस्कस करेंगे। ऐसे ही डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज क्या है कि कमेंट्रीज जो कि स्मृतिज पे लिखी गई हैं। जैसे कि मान लो आप बात करें आईपीसी का बुक पढ़ा होगा तो आईपीसी के सेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए कमेंट्री की जाती है। किसी भी चीज पे ऑथर कमेंट्री करता है, वैसे ही डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज में स्मृति पे कमेंट्री की गई होती है। ऐसे ही कस्टम को हम डिस्कस करेंगे। मॉडर्न सोर्सेज में जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। जुडिशियल प्रेसिडेंट, जो कि डिसीजंस आए होंगे कोर्ट से, वो भी हिंदू लॉ का फॉर्म बनाता है, हिंदू लॉ के सोर्सेज में हेल्प करता है बनाने में। ऐसे ही लेजिस्लेशन, जो भी एक्ट पास हुए होंगे गवर्नमेंट से, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये भी पार्ट है सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ का। ठीक, चलो फिर एक एक को डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है ना, वन ऑफ द मोस्ट ओल्ड सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड है। अगर मैं बात करूं एंसेंट इंडियन सिविलाइजेशन की तो वो बेसिकली हिंदू से जुड़ी हुई है। अगर मैं बात करूं सबसे ओल्ड नोन सिविलाइजेशन जो कि हमें पता है, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता। वहां पे भी हमें हिंदूज के ही सोर्सेज मिलते हैं, ट्रेसेस मिलते हैं। जैसे कि वहां पे जो गॉड थे, उनका नाम था पशुपतिनाथ, जो शिवा के कंपैरिजन में से जो शिव गॉड है। ऐसे ही गॉडेस जो थी, मदर गॉडेस, उन्हें शक्ति माना जाता था उस टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन में। लेकिन ना इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी राइटिंग का फॉर्मेट है उसको हमने अब डिकोड नहीं कर पाया है, तो हमें पता नहीं है कि वहाँ का लॉ का क्या फॉर्मेट था, वहाँ कैसे लॉ फॉलो होते थे, क्योंकि हमें उनकी राइटिंग पढ़ने ही नहीं आती है। ठीक, तो बेसिकली हमें राइटिंग्स पढ़ने को कहाँ मिलती है, या फिर डॉक्यूमेंट्री फॉर्म ऑफ एविडेंस कहाँ मिलता है सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ की, तो वो हमें मिलता है वैदिक पीरियड में। वैदिक पीरियड में हमें मिलता है सोर्सेज जो कि डॉक्यूमेंट के फॉर्म में है, रिटन फॉर्म में, क्योंकि रिटन फॉर्म में ही होना चाहिए अगर एविडेंस है सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ का। तो ठीक है, अगर मैं बात करूं फर्स्ट जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की, वो बेसिकली मिलता है हमें श्रुतिज के बारे में। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हमें एविडेंस मिलता है श्रुति। श्रुति क्या है? श्रुति ना एक वर्ड से डिराइव हुआ है, श्रु का मतलब होता है सुनना, टू हियर। तो श्रुतिज के बारे में अगर मैं बात करूं तो श्रुतिज ना में ये बोला जाता है, अगर मैं वेदास को खोल के पढ़ूं तो वेदास में लाखों साल पहले सेजेस ने हियर किया था, सुना था, नेचर से, इन्वायरमेंट से, गॉड से बेसिकली नॉलेज को सुना और वो ओरली ट्रांसमिट हुआ, इसीलिए इसे श्रुति कहते हैं। श्रुति मतलब सुन सुन के ट्रांसफर हुआ, ओरली ट्रांसफर हुआ। लेकिन ना जब वैदिक पीरियड आता है तो ये लगभग 1500 बीसी से 700 बीसी के बीच में ये कंपाइल होता है। कंपाइल कैसे होता है? इन अ रिटन फॉर्म। कैसे कंपाइल होता है? श्रुति रिटन फॉर्म में 4 वेदों में कंपाइल होता है। 4 वेदों में कैसे? चारों वेदों के नाम क्या है? जिसमें पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा वेद का नाम है यजुर्वेद, ऐसे ही सामवेद, और चौथा वेद है अथर्ववेद। तो बेसिकली श्रुतिज का मतलब क्या था? सुनना। तो लाखों साल पहले सेजेस ने, साधुओं ने, जो संतों ने इतने स्पिरिचुअल लेवल पे थे कि वो नेचर से नॉलेज को गेन कर सके, उन्होंने नॉलेज गेन किया और ओरली ट्रांसमिट किया, इसीलिए इसे श्रुति बोलते हैं। सुन सुन के ट्रांसफर हुआ ये, उसने अपने पूर्वज से सुना, पूर्वज ने अपने पूर्वज से सुना, ऐसे ट्रांसमिट होता गया जनरेशन टू जनरेशन। और जब वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है, जब आर्यंस आते हैं तो वो कंपाइल वे में अपने वेदास को लाते हैं। वो कंपाइल कैसे था? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में एंड अथर्ववेद में। यहाँ पे साम लिखा हुआ है, लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, अगर मैं बात करूं ऋग्वेद की ना, तो ऋग्वेद बेसिकली कंटेन करता है हिम्स। हिम्स क्या होते हैं ना? मंत्रों से बने हुए थे, जब कई सारे मंत्र मिलके बनाते हैं हिम्स को। ओके, जिसे हम सुक्त बोलते हैं। अगर हम बात करें वेद को खोल के पढ़ेंगे, जब मंत्र लार्जर लेवल में, जैसे मान लो ये 2 लाइन का मंत्र, कई सारे मंत्र मिलके बनाते हैं हिम्स। ऐसे ऋग्वेद में क्या कंटेंट होता है? हिम्स एंड मंत्र। किसके रिगार्डिंग? वेरियस जो भी गॉड हैं, जैसे कि अग्नि देव, वायु देव, इनको डेडिकेट करते हुए डेडिकेटेड टू वेरियस गॉड। ठीक, जहां तक बात ऋग्वेद की है। अगर मैं बात करूं ऐसे ही यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद की बेसिकली प्रोसीजर की बात करता है। कैसे प्रोसीजर की बात करता है? प्रोसीजर रिगार्डिंग रिचुअल्स। कोई भी रिचुअल कैसे
परफॉर्म करना, मान लो किसी का डेथ हो गया है, कुछ भी हो गया है, तो कैसे रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं वो, और सेरेमनीज की बात करता है, लाइक जैसे शादी वगैरह हो रहा है तो उसकी सेरेमनीज वगैरह की बात करता है यजुर्वेद। ऐसे ही सामवेद बात क्या करता है, अगर मैं बात करूं सामवेद की, तो सामवेद बेसिकली इसे बोलते हैं कि जो भी म्यूजिकल एस्पेक्ट में डील करता है, सिंगिंग वगैरह, तो म्यूजिकल एस्पेक्ट में डील्स विथ म्यूजिकल एस्पेक्ट। ऐसे ही अगर मैं बात करूं अथर्ववेद की, वो डील करता है एवरीडे मंडेन की, जैसे कि मान लो एवरीडे तुम्हें क्या करना है, कैसे उठना है, सबसे पहले किसकी पूजा करनी है, कैसे क्या करना है, अथर्ववेद इससे डील करता है। अथर्ववेद ऑल्सो मैजिकल एस्पेक्ट में डील करता है, मैजिक से डील करता है, ब्लैक मैजिक, गुड मैजिक, ये सारी बातें करता है अथर्ववेद। ओके, तो ये चारों वेदों की बात हो गई। अब देखो हर वेद के, ईच वेद कंटेन 4 पार्ट, ईच वेद कंटेन 4 पार्ट्स, हर वेद के भी 4 पार्ट होते हैं। जैसे कि मान लो मैं ऋग्वेद की बात करूं, ऋग्वेद के 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले ऋग्वेद का संहिता, संहिता, ऐसे ही ऋग्वेद का ब्राह्मणा, ब्राह्मणा, ऐसे ही ऋग्वेद का अरंक्या, अरंक्याज, ऐसे ही ऋग्वेद का उपनिषद। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यजुर्वेद का, तो यजुर्वेद का भी 4 पार्ट होंगे, संहिता, ब्राह्मणा, अरंक्याज, उपनिषद। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना हर वेद का उपनिषद, लगभग लगभग 108 उपनिषद हैं पूरा मिला के, ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का और अथर्ववेद का। और ये सारे उपनिषद को बोलते हैं अल्टीमेट नॉलेज। उपनिषद में ये उपनिषद ना लास्ट पार्ट होता है किसी भी वेद का, जिसे हम बोलते हैं वेदांत। क्या बोलते हैं? वेदांत, वेदों का अंत। उपनिषद अल्टीमेट नॉलेज की बात करता है, मोक्ष की बात करता है, गॉड के वेरियस एस्पेक्ट की बात करता है, लॉजिकल रीजनिंग की बात करता है, तो अल्टीमेट ट्रुथ की बात करता है कि अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, अल्टीमेट सच्चाई क्या है, इसकी बात करता है उपनिषद। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उपनिषद किसी भी वेद का। ठीक है, अगर मैं बात करूं श्रुतिज का, तो श्रुतिज वाला एस्पेक्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा सबसे बड़ा सोर्स आता है आपका स्मृतिज, बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्मृतिज। अगर मैं बात करूं वेदास की ना, वेदास में हमें कहीं भी डायरेक्ट लॉ नहीं मिलता है, या जिसे बोलते हैं पॉजिटिव लॉ का फॉर्म नहीं मिलता है, पॉजिटिव लॉ फॉर्म एब्सेंट था। ठीक, लेकिन ना जरूरत तो थी, लाइक कोई चोरी करे तो क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए या कैसे डील करना चाहिए। ऐसे ही कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो परफॉर्म तो करवाना पड़ेगा, कोई किसी को परेशान कर रहा है तब क्या करेंगे, अगर कोई शादी कर रहा है तो उसकी क्या ड्यूटीज होंगी, ये सारी बातें वेदास में कहीं भी था नहीं। वेदास बेसिकली मेटाफिजिकल पार्ट से डील कर रहा था, गॉड क्या होते हैं, पूजा करना, रिचुअल्स करना, सेरेमनीज करना, लेकिन कहीं भी लॉ का फॉर्म नहीं दिख रहा था। स्मृतिज ना, स्मृतिज को हम बोलते हैं कि पॉजिटिव लॉ का फॉर्म है, इट इज द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ हिंदू लॉ। यही हिंदू लॉ का बेस भी बनाता है, बेस ऑफ हिंदू लॉ है, यही बेस ऑफ हिंदू लॉ है। ठीक, देखो अगर मैं बात करूं स्मृतिज की, तो स्मृति वेदास के बाद लिखे गए, क्योंकि वेदास के बाद जैसे जैसे सोसाइटी बड़ी होती गई, लोगों को जरूरत पड़ी कि भाई एक लॉ तो होना चाहिए सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए। तो वेरियस जो भी उस टाइम के नॉलेजफुल पीपल थे, उन्होंने अपनी अपनी स्मृति लिखना शुरू की। सबसे पहले जो स्मृति आती है उनमें नाम आता है वो मनुस्मृति है, आपने सबने नाम सुना होगा। लेकिन और भी स्मृतिज है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुस्मृति है, बहुत सारी स्मृतिज है, जैसे कि मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य की स्मृति है, नारद स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, ऐसे ही बहुत सारी स्मृतिज हैं। लेकिन अगर बात करें कितने नंबर्स में स्मृतिज हैं तो किसी को कंफर्म नहीं है, बहुत कंफ्यूजन है। अगर मैं बात करूं पुराण्स की, पुराना का नाम सुना होगा, ब्रह्म पुराण और विष्णु पुराण, ये सारे नाम आपने सुने होंगे, भविष्य पुराण, तो उनके अकॉर्डिंग कहीं पे लिखा गया है 36, तो कहीं पे लिखा गया है 72 नंबर में स्मृतिज हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं हमें अभी नोन सबसे पॉपुलर, तो स्मृतिज में 3 स्मृतिज का नाम आता है जो हमें पढ़ना है, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, एंड तीसरा आपका आ जाता है नारद स्मृति, नारदा स्मृति। ठीक, हमें 3 स्मृतिज को पढ़ना है। इन तीनों स्मृतिज को हम बोलते हैं फाउंटेन हेड ऑफ हिंदू लॉ। क्या बोलते हैं? फाउंटेन हेड ऑफ हिंदू लॉ। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ने की कोशिश करते हैं मनुस्मृति को, कि मनुस्मृति क्या बोल रहा है, मनुस्मृति का फॉर्मेट कैसा है। ठीक, तो अगर अब हम पहले की बात करें, अगर मनुस्मृति की, स्मृति की, तो देखो मनुस्मृति बेसिकली सुप्रीम अथॉरिटी है इन हिंदू लॉ। इट इज सुप्रीम अथॉरिटी इन हिंदू लॉ। ठीक, दूसरा अगर मैं बात करूं तो ये डील करता है, इट डील्स विथ सोशल
मोरल एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक, अगर मैं बात करूं मनुस्मृति में पढ़ता हूं तो वो 4 वर्ना एंड 4 आश्रम के बात करता है और उनकी ड्यूटीज की बात करता है। लाइक अगर मैं बात करूं 4 वर्ना की, तो इसमें सबसे पहले ब्राह्मण 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 का क्या ड्यूटी है? टीचिंग। ठीक है। दूसरा वर्ण क्या है? क्षत्रिय। क्षत्रिय की क्या ड्यूटी है? क्षत्रियास की क्या ड्यूटी है? प्रोटेक्ट करना लोगों को। ऐसे ही वैश्य की क्या ड्यूटी है? वैश्य की ड्यूटी है ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक, ट्रेड एंड कॉमर्स। ऐसे ही अगर मैं बात करूं शूद्र की क्या काम है या शूद्र का क्या वर्ग, तो सर्व करना इन तीनों वर्णास को। ठीक है, ये सारी 4 वर्ण की ड्यूटी है। ऐसे ही 4 आश्रम की बात करता है। अगर मैं मनुस्मृति पढ़ता हूँ तो वो बात करता है 4 आश्रम की। 4 आश्रम में सबसे पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य में क्या होता है? एक्चुअली जब बच्चा बर्न होता है, पैदा होता है, और उससे 25 ईयर एज तक उसका कर्तव्य होता है कि वो पढ़ाई करे। ठीक, नॉलेज ले, वेदों का पढ़ाई करे। ठीक है। ऐसे ही दूसरा आश्रम है गृहस्थ। गृहस्थ का क्या काम है? वो अर्निंग करे, वो जनरेशन को बढ़ाए। ये सारे कर्तव्य हैं गृहस्थ का। प्रोटेक्ट करना ही लोगों का काम है, मतलब जो भी लोग हैं, अटैकर्स हैं, जो भी अटैक कर रहा है, जो भी वॉर्स हो रहे हैं, उनमें शामिल होना भी गृहस्थ का कर्तव्य है। इसमें ब्रह्मचर्य का कोई हिस्सा नहीं होगा। लोगों को प्रोटेक्ट करना भी गृहस्थ का ही काम है। किंग जो क्षत्रियास होते हैं वो भी गृहस्थ ही होते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, थर्ड जो है वो है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ, देखो वानप्रस्थ बेसिकली ये 25 से गृहस्थ वाला 50 एज तक चलता है आश्रम। ऐसे ही 50 से 75 तक वानप्रस्थ चलता है। इसमें क्या होता है कि तुम सेपरेट हो जाओ, अब गृहस्थ वाला कर्तव्य तुम्हारा खत्म हो गया, अब तुम चुपचाप पड़े रहो, अपना कर्तव्य करो, पूजा पाठ करो, वेदों का पठन पाठन करो, पूजा करो, ये सारी चीजें कर्तव्य होता है। और कभी भी गृहस्थ के मामले में दखल अंदाजी ना करो। अगर तुम उसमें दखल अंदाजी करो तो जनरेशन गैप होगा और प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इशू क्रिएट होगा। ये तीसरा आश्रम है। एंड चौथा आश्रम है संन्यास की। अब बस तुम मोक्ष की कामना करो, अब संन्यास धारण कर लो। ये 75 से 100 तक की एज के लिए होता है आश्रम। तो ये 4 वर्ना एंड 4 आश्रम की बात और उनके ड्यूटीज की बात करते हैं। As far as law is concerned in a मनुस्मृति, then मनुस्मृति में 12 चैप्टर्स दिए हुए हैं। अगर मैं बात करूं, से मैं मनुस्मृति की बात करता हूं, तो मनुस्मृति में 12 चैप्टर दिए हुए हैं और 12 चैप्टर में कुल मिला जुला के 2694 श्लोक दिए हुए हैं, श्लोकास दिए हुए हैं। अगर मैं बात करूं 8 चैप्टर की, इसमें ना ये बेसिकली कंप्लीटली लॉ से डील करता है। इसमें 18 टाइटल दिए हुए हैं लॉ के। अगर मैं देखो चैप्टर 8 में 18 टाइटल ऑफ लॉ दिया है। पहला नॉन पेमेंट ऑफ डेट, दूसरा डिपॉजिट ऑफ प्लेस, सेल विदाउट ओनरशिप, कंसर्न एमंग पार्टनर्स, रिजम्पशन ऑफ गिफ्ट, नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट, सेल एंड परचेज, डिस्प्यूट बिटवीन ओनर एंड सर्वेंट, डिस्प्यूट रिगार्डिंग बाउंड्रीज, असॉल्ट, डेफेमेशन, थेफ्ट, रॉबरी, वायलेंस, एडल्ट्री, ड्यूटी ऑफ मैन एंड वाइफ, पार्टीशन, गैम्बलिंग एंड बेटिंग। ये सारी चीजें दिया हुआ है। पूरा 18 टाइटल दिए हुए लॉ के। चैप्टर 8 अगर मैं पढ़ता हूँ तो ऐसे मनुस्मृति डील होता है। अब अगर मैं बात करूं इस पे कमेंट्री एंड डाइजेस्ट की, जैसे कि हर मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया था, लेक्चर शुरू होते कि हर स्मृति पे कुछ कमेंट्रीज होती हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए, मनुस्मृति को एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर मैं बात करूं मनुस्मृति के कमेंट्री की, तो मनुस्मृति कमेंट्री एंड डाइजेस्ट की, तो देखो 2 सबसे पॉपुलर कमेंट्री एंड डाइजेस्ट आते हैं। सबसे पहला मनुभाष्य। मनुभाष्य ये किसने लिखा है? मेधा तिथि ने लिखा है, बाय मेधा तिथि। ऐसे ही दूसरा आता है, ये लगभग लिखा गया था 825 से 900 एडी में, एडी के बीच में। ऐसे ही दूसरा आता है मनु टीका। ये बेसिकली जो भी श्लोकास हैं मनुस्मृति के उसको एक्सप्लेन करते हैं बहुत डिटेल में। मनु टीका बाय गोविंद राजा। ठीक, ये 11th एडी में कमेंट्री की गई थी मनुस्मृति पे। ये 2 और भी बहुत सारी हैं, इसमें से 2 इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लो। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी स्मृति याज्ञवल्क्य की। याज्ञवल्क्य की, देखो याज्ञवल्क्य जो है ना वो थोड़ा सा
मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, थोड़ा सा लिबरल है। जैसे कि अगर मैं मानूं मनुस्मृति की बात करूं, मनुस्मृति पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती हैं। मैं मनुस्मृति पे मैं कोशिश करूंगा एक पूरा डेप्थ एनालिसिस करके डालूं कभी जब मौका मिले। अभी तो मैं कोर्सेज पे ध्यान दे रहा हूँ, कोर्सेज वीडियोस अपलोड करने पे। मनुस्मृति ना बेसिकली बहुत कंट्रोवर्सी में रहता है, तुमने हमेशा सुना होगा। मनुस्मृति ना ऑर्थोडॉक्सी और पैट्रियार्की को बहुत सपोर्ट करता था। पैट्रियार्की मतलब पितरात्मक सत्ता, लड़कों के पास ज्यादा राइट और लड़कियों के पास थोड़ा सा कम राइट। ऐसे ही जब यज्ञवल्क्य आता है ना, यज्ञवल्क्य के टाइम ये था कि ये थोड़ा सा लिबरल कॉन्सेप्ट पे बात करने लगा, थोड़ा सा लॉजिकल एस्पेक्ट पे बात करने लगा, थोड़ा सा रीजनिंग पे बात करने लगा। और ये क्या किया, ये ज्यादा कुछ नहीं किया, ये मनुस्मृति में जो भी सारे पॉइंट्स थे स्मृति में, उसको ना रिकंसाइज किया और बहुत अच्छे से समझा दिया सारे पॉइंट्स को, और उसमें एड ऑन भी कर दिया लिबरल, जैसे कि लिबरल पॉइंट्स को, जैसे कि लड़कियों की का भी प्रॉपर्टी में राइट है, ये सारी चीजें बात किया। ठीक, अब देखो याज्ञवल्क्य की अगर मैं बात करूं ना, याज्ञवल्क्य एक ऋषि हुआ करते थे, एक सेज थे, इनके नाम पे ही स्मृति पड़ी हुई है। स्मृति का नाम याज्ञवल्क्य एक सेज थे। ये बेसिकली बिलोंग करते थे नॉर्थ बिहार मिथिला से, नॉर्थ बिहार मिथिला से। ठीक, इन्होंने यही काम किया कि मनुस्मृति को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया और उसमें रीजनिंग को थोड़ा सा डाला, अगर कोई बात है तो क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें। और इस पे ही ना लगभग ये मोस्ट एक्सेप्टेड था एंशिएंट इंडिया में, मोस्ट एक्सेप्टेड। मनुस्मृति सुप्रीम अथॉरिटी तो था, एक्सेप्टेड था, मनुस्मृति सुप्रीम अथॉरिटी था, लेकिन मनुस्मृति ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में बात नहीं कर पाता था कि जिसको यूज किया जा सके प्रैक्टिकल लाइफ में, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं था। लेकिन याज्ञवल्क्य ना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे डील करने लगा और ये ना मोस्ट एक्सेप्टेड हो गया। तो इस पे कमेंट्रीज ही होगी, कमेंट्रीज। तो अगर मैं इस पे कमेंट्रीज की बात करूँ ना, अगर मैं इसमें याज्ञवल्क्य की 2 कमेंट्रीज है। सबसे पहली कमेंट्री आती है, कमेंट्री बाई विश्वरूपा की। ठीक, इनकी कमेंट्री का नाम था बाला क्रीड़ा, बालक क्रीड़ा। ये कमेंट्री याज्ञवल्क्य पे करते हैं। अब इन्हीं के जो डिसाइपल थे, शिष्य थे, स्टूडेंट है, डिसाइपल विजनानेश्वर, विजनानेश्वर, ये एस लिखा हुआ है, विजनानेश्वर। विजनानेश्वर ने ना एक कमेंट्री की जिसका नाम तुमने सुना ही होगा, मिताक्षरा, मोस्ट पॉपुलर कमेंट्री ऑन याज्ञवल्क्य, जिसपे लगभग कंप्लीट इंडिया का लॉ चलता था। बिफोर द हिंदू मैरिज एक्ट, बिफोर द हिंदू सक्सेशन एक्ट, बिफोर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, ये सारी चीजों से पहले मिताक्षरा लॉ पे ही बेस्ड था कंप्लीट इंडिया। इतना इंपॉर्टेंस रखता है मिताक्षरा। तो ये बेसिकली दूसरी कमेंट्री मिताक्षरा है बाय विजनानेश्वर, ठीक ना, और बाला क्रीड़ा बाई विश्वरूपा। ठीक, अगले वीडियो में मैं मिताक्षरा की बात करूंगा जब मैं स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ की बात कर रहा हूँ। ये जो भी विजनानेश्वर थे ना, वो बिलोंग करते थे आंध्र प्रदेश से। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट बट ठीक है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे। अब मैं अगर बात करूँ ना नारदा स्मृति की, थर्ड स्मृति जो है नारदा स्मृति, ये नारद जो थे, नारद वो एक नेपाली शेष थे, नेपाली शेष थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले जो और 2 स्मृति हमें पढ़ा, याज्ञवल्क्य जो भी मनुस्मृति पढ़ा, उन्होंने रिलीजन को और लॉ को एक माना था, एक में इन्होंने सेपरेट कर दिया, सेपरेट लॉ फ्रॉम रिलीजन। ठीक, इन्होंने बोला रिलीजन और लॉ अलग अलग चीजें हैं, लॉ हमेशा से टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, लॉ एक स्टैटिक चीज नहीं है। ए सोसाइटी एज लॉ, जैसे सोसाइटी की डिमांड होगी वैसा लॉ होगा। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने क्या किया ना, मोस्ट याज्ञवल्क्य से भी ज्यादा मोस्ट प्रैक्टिकल वे में एक्सप्लेन किया और बहुत रीजनेबली सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया। इसमें बोला कि विडो क्यों नहीं शादी कर सकती, विडो को मैरिज करने का राइट दिया। ऐसे ही वुमेन पूरी प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है। इन्होंने ट्रेड एंड कॉमर्स के लॉ पे खूब सारा डिस्कस किया और सबसे ज्यादा प्रोसीजरल लॉ पे बहुत ज्यादा बात किया, प्रोसीजरल लॉ पे बहुत ज्यादा बात किया। ये सारी चीजें नारदा स्मृति की। अगर मैं बात करूं नारदा स्मृति के कमेंट्री की, तो नारदा स्मृति की जो कमेंट्री है उसका नाम है नारदा भाष्य, भाष्य। इसको लिखा था बाई अक्षशया या अक्षशया ने। ठीक, तो ये सारी चीजें मैं कंप्लीट कर दिया स्मृति को। अब देखो, आफ्टर द टॉकिंग अबाउट 3 एंशिएंट सोर्सेज, अब हम डिस्कस करते हैं 4th एंशिएंट सोर्सेज में कस्टम। देखो कस्टम क्या होता है ना, अगर मैं मेन को कोट करूं, अकॉर्डिंग टू मेन, अगर मैं मेन को कोट करूं तो कस्टम आर पेरेंट्स ऑफ ऑल लॉ। अब देखो कस्टम कैसे बनता है, तो पहले नोट कर लो, कस्टम्स आर पेरेंट्स ऑफ
ऑल लॉ। कोई भी लॉ पहले कस्टम से ही बनता है। जब कस्टम को रिकॉग्नाइज कर लेता है सोवरेन, गवर्नमेंट, स्टेट, तब वो बन जाता है लॉ। तो वो लेकिन कस्टम एग्जिस्टेंस में आती कैसे है? तो सबसे पहले ना किसी भी स्पेसिफिक एरिया में कोई हैबिट फॉलो होता है। सबसे पहले एक आदत बनती है, हैबिट बनती है। जब ये हैबिट लॉन्ग टाइम तक फॉलो होता है तो ये बन जाता है यूजेज। क्या बन जाता है? यूजेज। जब हैबिट लॉन्ग टाइम तक फॉलो हो तो वो बन जाता है यूजेज। अब देखो यूजेज भी जब बहुत लॉन्ग टाइम तक, टाइम इन मेमोरियल तक, हमें पता ही नहीं कि कब से ये यूजेस फॉलो हो रहा है, तब से अगर यूजेस कोई फॉलो हो बहुत लॉन्ग टाइम तक, टाइम इन मेमोरियल तक, तब ये बन जाता है कस्टम। तब क्या बन जाता है? ये कस्टम बन जाता है। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के वर्ड में बोलूं कि कस्टम क्या होता है, कस्टम शुड बी श्राउडेड इन एंटिक्विटी। हमें पता ही नहीं कि ये कस्टम कब से फॉलो हो रहा है, ये यूजेस कब से फॉलो हो रहा है, तब वो बन जाता है कस्टम। सबसे पहले हैबिट एग्जिस्टेंस में आती है, हैबिट के बाद वो बन जाता है, अगर लॉन्ग टाइम तक फॉलो हो तो यूजेस, और यूजेस से बनता है कस्टम। जब श्राउडेड इन एंटिक्विटी तक कोई भी यूजेस फॉलो होता है तो वो क्या बन जाता है? कस्टम। तो कस्टम की सबसे खास बात ये होती है ना, कस्टम के पास होता है फोर्स ऑफ लॉ। कस्टम्स एक्वायर्स फोर्स ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या होता है? तो वो कस्टम के पास इतनी पावर होती है कि अगर सोवरेन उस पे लॉ ना बनाए तो एक कस्टम अपने सेल्फ लॉ की तरह खड़ा है, सेल्फ एग्जिस्टिंग लॉ की तरह खड़ा है, इतना पावर रखता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं हिंदू लॉ की, जो बेसिक हिंदू लॉ है, वो कभी भी ब्रदर की विडो से शादी करने के लिए अलाउड नहीं करता है। मतलब अगर ब्रदर की वाइफ है उससे तुम शादी नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं बात करूं पंजाब में, तो पंजाब में एक कस्टम शुरू हुआ वहां के हिंदूज में। अब वहां के हिंदूज ने शादी करना शुरू किया, जिसे चादर चढ़ाना बेसिकली हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, ये कभी भी लॉ नहीं था, गवर्नमेंट ने, सोवरेन कभी भी ये लॉ नहीं बनाया था, लेकिन वो एक कस्टम की तरह पावर रखता था, फोर्स ऑफ लॉ रखा और लॉ की तरह खड़ा हुआ कस्टम। और आज सोवरेन रिकॉग्नाइज करती है इस मैरिज को। तो अब अगर बात करें हम एसेंशियल ऑफ वैलिड कस्टम की, देखो कस्टम अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, वैलिड भी होते हैं और नॉट वैलिड भी होते हैं। तो अगर इनवैलिड कस्टम की बात करूं, लाइक सती, सती एक कस्टम बन गया था कि अगर कोई विडो हो रही है तो उसको सती होना पड़ता था, लेकिन ये वैलिड कस्टम नहीं था, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसे प्रोहिबिट कर दिया। तो अगर मैं एसेंशियल्स की बात करूं, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कस्टम की, तो बेसिकली हमें 7 एसेंशियल मिलते हैं जो वेरियस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में दिए गए हैं, बताए गए हैं। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कस्टम की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला एसेंशियल है एक वैलिड कस्टम का कि कस्टम मस्ट बी एंशिएंट, वही श्राउडेड इन एंटिक्विटी में होना चाहिए इन द वर्ड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब अगर एंशिएंट की बात करें तो हमें मेमोरी ही रिकॉल नहीं कर पाए कि ये कस्टम कब से फॉलो हो रहा है, ये यूजेस कब से फॉलो हो रहा है। अगर मैं बात करूं तो पहला कस्टम मस्ट बी एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब कोई भी मेमोरी रिकॉल नहीं हो पाया कि ये कस्टम कब से फॉलो हो रहा है। श्राउडेड इन एंटिक्विटी होना चाहिए इन द वर्ड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दूसरा, इट मस्ट बी रीजनेबल, मतलब रीजनिंग हो। लाइक जैसे अगर मैं बात करूं कस्टम की, जो चादर चढ़ाना का प्रथा है पंजाब में, वो रीजनेबल है। अब ऐसे ही अनरीजनेबल सा कस्टम नहीं होना चाहिए, वैलिड कस्टम का एसेंशियल है। थर्ड, अगर मैं बात करूं, इट मस्ट नॉट बी इमोरल, वही लाइक सती, देवदासी, ये सारे कस्टम्स क्या थे? इमोरल थे। ऐसे ही चौथा अगर मैं बात करूं तो कस्टम कैन नॉट बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, वही जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी। पांचवा अगर मैं बात करूं तो पांचवा आता है आपका कस्टम शुड नॉट बी अगेंस्ट एनी स्टैट्यूट्स या लॉ, अगेंस्ट एनी सोवरेन लॉ। तो लगभग हमारे पास 5 एसेंशियल निकल के आते हैं वैलिड कस्टम के। अब मैं अगर बात करूं टाइप्स ऑफ कस्टम की, तो देखो सबसे पहला कस्टम होता है ना लोकल कस्टम क्या होता है? जो एक स्पेसिफिक एरिया में फॉलो होता है, एक स्पेसिफिक लोकेलिटी में फॉलो होता है। दूसरा कस्टम होता है आपका, वो होता है फैमिली कस्टम।
कस्टम, ये बेसिकली एक फैमिली में फॉलो होता है, एक कुल में फॉलो होता है। जैसे एंसेंट इंडिया में फैमिली को कुल बोला जाता था, तो एक कुल का लॉ है, एक कुल का कस्टम होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो थर्ड होता है कास्ट या कम्युनिटी कस्टम, कम्युनिटी कस्टम। वही आपका, अगर मैं बात करूं कास्ट या कम्युनिटी पे, तो वही जाट्स जो कम्युनिटी है पंजाब में, उनमें चादर चढ़ाने का रिवाज है, या मतलब मैरिज कर सकते हो ब्रदर की विडो से। ऐसे ही चौथा जो कस्टम आता है वो आता है गिल्ड कस्टम। गिल्ड कस्टम जो बेसिकली फैमिली लॉ से तो रिलेटेड नहीं है, पर्सनल लॉ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन गिल्ड कस्टम बेसिकली मर्चेंट्स का, ट्रेडर्स का कस्टम। लाइक अगर मैं बात करूं गिल्ड कस्टम की, तो एक चीज आप सुनने को मतलब हुंडी सिस्टम आपने सुना होगा। हुंडी सिस्टम रिकॉग्नाइज है इंडियन लॉ में। हुंडी सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, हुंडी बनती है कि इतने रुपए की हुंडी, वो लोग बिजनेस करते हैं तो पैसे में ट्रांसफर नहीं करते हैं, वो हुंडी बन जाती है कि इतने रुपए का है। ऐसे ही हुंडी माइनस माइनस करके एक, मतलब बेसिकली वो पैसे में लेन देन नहीं करते हैं, वो हुंडी में करते हैं। अपना खुद का कस्टम बना रखा है गिल्ड्स ने, मर्चेंट्स ने। तो ये बेसिकली टाइप्स ऑफ कस्टम हो गए। आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बेसिकली जो कॉमेंट्रीज हैं याज्ञवल्क्य पे, मित्ताक्षरा एंड दाया भागा, उस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।